हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्ता द हिंदू एनालिसिस फॉर 10 जनवरी 2023। आज है 10 जनवरी और हम लोग देखेंगे 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट द हिंदू के आर्टिकल्स जो कि हमारे एग्जाम के रिलेवेंट होंगे। चलिए वीडियो को डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे फ्रंट पेज में है ये है ब्राज़ील से रिलेटेड। क्या है ब्राज़ील में? आपको पता है अभी अभी इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन में दो पार्टियां थी, एक बोल्सोनारो जी की और एक लूला जी की, है ना, लूला डा सिल्वा जी की। इनमें क्या होता है, बोल्सोनारो जी की हार होती है और लूला डा सिल्वा जी की जीत होती है। तो क्या होता है कि ये जो हार है ना, ये बोल्सोनारो जी इनके सपोर्टर्स और ये खुद हार मानने को तैयार ही नहीं है। इनके जितने भी सपोर्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बिल्कुल कांग्रेस पे आ गई है, वहाँ पे अटैक करी है। प्रेसिडेंट जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट भवन जो है, वहाँ पे भी अटैक करी है। जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वहाँ पे ब्राज़ील के अटैक करी है। ये हार मानने को तैयार ही नहीं है। बस ये जो रायोट है ये एक तरीके से आपको दिखने को वहाँ पे मिल जाएगा ब्राज़ील में। यही सिचुएशन जो यूएस में इलेक्शन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा, उनके सपोर्टर्स के द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। तो इसी तरीके से जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके यहाँ पे बयान आ रहे हैं कि जैसे जो बाइडन जी का भी कहना है कि डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये आपको मानना ही मानना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक वे में इनको इलेक्ट किया गया है लूला जी को। इंडियन साइड से भी यही कहना है। बस यही था छोटा सा आर्टिकल, बस आपको आइडिया होना चाहिए आखिर चल क्या रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी डेमोक्रेसी के व्यू से भी। क्या होता है, तमिलनाडु में आपको पहले पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जब भी कोई नया गवर्नमेंट बनती है, जब भी कोई नया गवर्नमेंट बनती है तो जो प्रेसिडेंट है, सेंट्रल की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो अपना फर्स्ट जो सेशन होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे स्पीच देते हैं। इसके 7 साल के पहले सेशन में जो होता है वहाँ पे स्पीच देते हैं। ये कौन देते हैं? सेंटर में प्रेसिडेंट देते हैं और स्टेट में गवर्नर देते हैं। अब होता क्या है, तमिलनाडु में यही साल का पहला जो सेशन था, इसमें यहाँ पे जो है सेशन में ये गवर्नर साहब आए थे, यहाँ पे अपना स्पीच दे रहे थे। स्पीच क्या देते हैं, जो यहाँ की जो पार्टी है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी लिख के देगी वही एड्रेस करेंगे गवर्नर। तो हुआ क्या, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिख के दी गई थी यहाँ के सीएम के द्वारा, जो यहाँ पे पार्टी है डीएमके, इनके द्वारा गवर्नर ने कुछ चीज़ें स्किप करके पढ़ दी, स्किप करके एड्रेस किया। डेट इज़ वाई जो सीएम है ये यहाँ पे गवर्नर के सामने ही उसके अगेंस्ट जो है रिड्रेसल प्रपोजल ला दिया, यानी कि उसके खिलाफ प्रपोजल ला दिया कि गवर्नर ने ये सारी चीज़ें मैंने जो लिख के दी थी वो नहीं पढ़ा। और यहाँ पे गवर्नर क्या करते हैं, यहाँ पे बिल निकल जाता है। क्या हुआ था एक्चुअली हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम अपने फंडामेंटल चीज़ों को देखते हैं। गवर्नर ने क्या किया, 65th जो पॉइंट है स्पीच का, जो कि कहता है गवर्नमेंट इज फंडेड ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशल जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्वलिटी, वीमेन इंपावरमेंट, सेक्युलरिज्म एंड कंपेंसेशन टुवर्ड्स ऑल। यानी कि बेसिकली ये जो तमिलनाडु की सरकार है उसके प्रेज के बारे में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 65th पॉइंट पे कही गई है। तो ये गवर्नर ने स्किप कर दिया, इनको नहीं पढ़ा। इसके साथ साथ जो द्रविडन मॉडल है इसके बारे में भी कुछ कही गई थी, जो वहाँ के द्रविडन मॉडल है इसको लेके भी कुछ बातें कही गई थी, इनको भी गवर्नर ने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे होता क्या, जो सीएम है M.K. स्टालिन साहब, इनके द्वारा यहाँ पे रिड्रेसल जो है वो ला दी जाती है गवर्नर के खिलाफ, क्योंकि ये मेजोरिटी में है और ये ला दिए। तो होता क्या है, जो गवर्नर है वो बीच सभा में ही छोड़ के चले जाते हैं। ये जो आपको अपने संविधान की जो आर्टिकल 176 है इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो स्पेशल स्पीच है ये गवर्नर के द्वारा दी जानी है। कौन सा सेशन में? एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। पहला जो जनरल इलेक्शन होने के बाद जब फर्स्ट सेशन होता है वहाँ पे गवर्नर का इलेक्शन स्पीच होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, इसके साथ साथ प्रत्येक साल का जो पहला सेशन होगा वहाँ पे भी गवर्नर का स्पीच देना हमारे फंडामेंटल ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। द गवर्नर सेल एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द केस ऑफ हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर गवर्नर को किसको एड्रेस करना है? लेजिस्लेटिव असेंबली का। अगर केस होता है अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो उनको भी एड्रेस करना होगा ज्वाइंट सेशन बुला के, किसको? गवर्नर को। क्या बात तो कर लिया ना, हुआ क्या? तो इसी के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक छोटा सा जो मुद्दा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु के अंदर ये चीज़ें चल रही है, ये जो है ना ये आपको पहले देखने को नहीं मिली है। मतलब तमिलनाडु के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिली है। कहीं ना कहीं ये बात की जाती है हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर, ये सवाल उठाया जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो है उसको फॉलो करें या नहीं करें, क्योंकि गवर्नर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टी का चल रहा है गवर्नमेंट। इस कारण से भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। ये बात करें तमिलनाडु की तो ये फर्स्ट टाइम है जब ये सी जो चीज़ें सिचुएशन देखने को मिली है। इसके साथ साथ इस आर्टिकल के थ्रू आज के ही पेपर में और दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल और है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। हाँ,
ये आर्टिकल में जब आप देखोगे ना, रवि जो कि तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि जी, ये स्किप करते हैं पोर्शंस ऑफ द टेक्स्ट स्पीच। ये जो स्किप करने का जो टेक्स्ट स्पीच स्किप करने का जो सिलसिला है, ये पहली बार तमिलनाडु की सरकार में देखी गई है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन तमिलनाडु के बगल में आपको केरला में ऐसी चीज़ें लगभग 3 टाइम्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसी चीज़ें 3 बार हुआ है। वेस्ट बंगाल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे ये चीज़ें जो है। इसके साथ साथ 2011 में जब जयललिता जी का गवर्नमेंट था, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट का कुछ आया था कि उसकी हेल्थ इश्यूज़ के कारण ये कुछ थोड़ा ही पढ़े थे, वो फिर उसको जो तमिल स्पीकर थे वो फिर उसको पूरा पढ़ के सुनाया था। तो ऐसा कुछ केस आया नहीं था, बट यहाँ पे गवर्नर ने वो स्किप ही कर दिया बिना किसी रीजन्स के। तो बस यही था आर्टिकल में, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल के थ्रू जो गवर्नर है वो स्पीच देते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। सो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है ये है एडिटोरियल पार्ट से। क्या हुआ एडिटोरियल में, जो आज का एडिटोरियल आया ये है एज जो है, एज डिटरमाइन करने में कितना डिफिकल्टी होता है ना, फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे फिर चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सही एक्चुअल एज क्या है विक्टिम्स का पता करने के लिए। तो दैट इज़ वाई जो सुप्रीम कोर्ट है ये एज डिटरमाइनिंग जो प्रोसेस है इसको लेके काफ़ी बातें कही है। आपको पता होगा जो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल दिया हुआ है ये किसी रेप केस और जो कठुआ रेप केस हुआ था इसके बारे में पर्टिकुलर आर्टिकल दिया हुआ है, जिसमें एक पर्सन जो विक्टिम है उनका कहना है कि नहीं मैं माइनर था, इस कारण से इनको कम सज़ा मिलनी चाहिए। जो इसके डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह इसको इसके क्लेम के थ्रू ये 15 साल के ही दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रूफ के लिए अलग अलग चीज़ें जो है वो ट्रायल की है। जैसे हम अपनी कंट्री में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अभी ये जो बर्थ है वो जो एज डिटरमाइनिंग प्रोसेस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई किया कि लगभग 5 डॉक्टर्स का एक बेंच होना चाहिए, जिसमें 5 डॉक्टर्स का ग्रुप होना चाहिए जो फिजिकल डेंटल रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो। इसमें इन सारी चीज़ों को लेके इन्होंने बताया क्या हो जाएगी, कैसे डेट जो एज है वो पता की जाएगी, उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है। जैसे कि विजडम टीथ या फिर विजडम टीथ टेक्निक या फिर एपीजेनेटिक क्लॉक टेक्निक जो कि मेजर करता है DNA मिथाइलेशन लेवल्स को, इसको चेक करके उस पर्टिकुलर पर्सन का एज डिटरमाइन किया जाता है। इसके साथ साथ और हम एज डिटरमाइनिंग प्रोसेस की बात करें कौन कौन से और अलग से प्रोसेस हो सकते हैं, डेट इज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये है जो डिटरमाइनिंग एज इज ओसिफिकेशन टेस्ट। ओसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? ओसिफिकेशन टेस्ट होता है कि जो आपकी बोन्स हैं, बोन्स के रेडियस, जैसे बोन्स की मैं बात करूँ तो अल्ना, हेमेरस, टिबिया, फेबुला और फीमर सबसे बड़ा बोन्स होता है जो कि हमारे जांघों में होता है। इसकी जो रेडियस है ना, इसको पता करके उस पर्टिकुलर पर्सन की एज कितनी है उसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एज के पता करने के बारे में बताया जा रही है। लेकिन ये भी जो प्रोसेस है ये एज डिटरमाइनिंग प्रोसेस जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू की जाती है, इसके ये जो है ये कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ कमी हो जाती है, कमी रहती है। तो जो गवर्नमेंट है या फिर सुप्रीम कोर्ट इनका जो फोकस है ये रजिस्टर्ड बर्थ जो है ये ट्रूथफुल यानी कि सही तरीके से बर्थ जो है उसे रजिस्टर्ड करने की बातें की जा रही है। जो जहाँ पे भी बर्थ जो हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पे बर्थ जो है वो रजिस्टर्ड करने की बात की जा रही है ट्रूथफुली, सही तरीके से। इसके ऊपर फ़ाइन भी दी गई है। पहले जो 50 रुपये का फ़ाइन था अब उसे बढ़ा के अराउंड 7 आई थिंक या पहले 1969 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 के थ्रू 50 रुपये का फ़ाइन था। अगर नहीं करता तो 50 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि ये रजिस्टर्ड नहीं करता है। लेकिन अब इसे बढ़ा के 250 रुपये और फिर 1000 रुपये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के लिए कर दिया गया है। एंड होप किया जा रहा है कि ये बढ़ाने से बर्थ जो रजिस्टर्ड ये ट्रूथफुली हो जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कही गई है। तो चलते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं आगे आर्टिकल की। ये आर्टिकल भी बात की जा रही है करप्शन को फाइट करने की। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये लिखा गया है CBI के फॉर्मर डायरेक्टर के द्वारा, RK राघवन जी के द्वारा ये पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा गया है। इसमें बस जो करप्शन है हम लोग इसे कैसे फाइट कर सकते हैं ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। करप्शन सारी जगह आज भी फैला हुआ है, हम लोग कैसे इसे फाइट कर सकते हैं इसके बारे में बताई गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आप देख सकते हो सेंसस को लेकर फिर से आर्टिकल आ गया कि सेंसस को हम जितना ज़्यादा लेट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये आर्टिकल मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है तो आज इसे स्किप करते हैं। एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो वायनाड है, वायनाड जो कि तेलंगाना में एक सिटी है, वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है इसके बारे में पर्टिकुलर आर्टिकल दिया हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी ह्यूमन जो है एनिमल जो है ह्यूमन पे अटैक करता है तो उसके बदले में ह्यूमन अपनी जान बचाने को लेके या फिर ह्यूमन अपनी जान बचाने को लेके एनिमल पे वापस से अटैक करता है, फिर एनिमल भी ह्यूमन पे अटैक करता है, जिससे क्या होता है ना एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा।
जिससे एनिमल का भी डेथ जा सकती है, फिर ह्यूमन का भी डेथ हो सकता है। इसके बारे में पर्टिकुलर आर्टिकल ये मेंशन किया गया है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट डेटा इसमें दे रखी है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेनी है थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो ये हमारा है ओजोन लेयर से संबंधित। ये क्या बताया जा रहा है कि एक स्टडी के थ्रू ये बताया जा रहा है 2066 तक ओजोन लेयर है ये जो हील हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से जो भर जाएंगे, जितने भी नुकसान हुआ वो भर जाएंगे। ओजोन लेयर आपको पता है ना, हमारे इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर करके होता है, जो कि सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं इसको रोकने का काम किया जाता है ओजोन लेयर के द्वारा। ट्रॉपिकल ओजोन होल उसमें बन जाते हैं कुछ हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। अब वो ख़त्म करने की बात की जा रही है 66 और ये ख़त्म हो रही है, देखने को मिला है 2000, और उम्मीद की जाती है कि 2066 तक ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगे। जब ओजोन होल होंगे तो क्या होगा कि यूवी रेज जो है सन से वो धरती पे आएगी तो स्किन पे पड़ेगी, और स्किन उसके भी जिसके स्किन में मेलानिन की कमी है उसके स्किन पे ये डर होता है स्किन कैंसर होने का, जो कि हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे और इकोसिस्टम पे भी कुछ इफेक्ट डालेंगे। इस कारण से हम लोग बात करते हैं अपने इन्वायरमेंटल बेसिस को लेके कि ओजोन होल जो है वो हील होनी चाहिए। ओजोन लेयर के बारे में बात करें तो ओजोन लेयर जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल सब मिल जाते हैं O3 फार्मूला पे होती है, यानी कि ओजोन का जो फार्मूला होगा वो O3 होगा केमिकल फार्मूला। और अर्थ पे जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं दैट इज O2। ओजोन में जो होल बनते हैं ये काफ़ी सारे कारण होते हैं इनके बनने के, जैसे आप लोग देख सकते हो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे केमिकल्स होते हैं जिसके कारण से ओजोन लेयर जो होती है हमारी वो डिप्लेशन होते जाते हैं, उनका घटाव होते जाता है। ये CFC वगैरह हमारे फ्रीज और इन्वर्टर वगैरह इन सारी चीज़ों से रिलीज होती थी, बट उसको अब चेंज करके जो ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट न डाले। आई थिंक ओजोन के बारे में छोटी छोटी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब जो ये है आर्टिकल ख़त्म होता है हमारे न्यूज़पेपर का। सो फाइनली हमारा जो जितना भी आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो उसका डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।